नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई के जो एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाले हैं, आखिरकार उसकी क्या नई प्रणाली है, किस तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और कैसे उनके जो प्रैक्टिकल है और जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे उनमें आखिरकार नंबर कैसे दिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए व्यवहारिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की आखिरी तारीख 28 जून तक बढ़ा दी है। जिन स्कूलों का व्यवहारिक आंतरिक मूल्यांकन लंबित है उनको केवल ऑनलाइन मोड में संचालित करने की अनुमति है। आपको बता दें कि सीबीएसई पहले ही रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन कर चुकी है। इस समिति को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड के सचिव ने कहा था कि 2 हफ्ते के भीतर 12वीं कक्षा के रिजल्ट का मूल्यांकन मानदंड को घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। आखिरकार उनके इस बात के कहने के पीछे क्या मकसद है, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में पोलिंग स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए उन्होंने पूरी योजना विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई। 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए दिल्ली में नई स्कीम लागू की जा रही है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य ये है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीनेशन की कमी नहीं हुई तो 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग 45 से उम्र के हैं। इनमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगानी अभी बाकी है। 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के, 57 lakhs। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जितने हमने दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग, उसमें बहुत कम आ रहे हैं अपने से। क्या है ये अभियान? इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग। खबरों में बात करेंगे अब ट्रैफिक जैम की। आपको बता दें कि अभी अनलॉक पूरी तरह से देश हुआ नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली में जाम की किल्लत से लोग जूझते हुए नजर आए। भारी संख्या में सड़कों पर वाहन नजर आए। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 7 जून से लॉकडाउन के साथ अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। इस दौरान बाजार और मॉल ऑड इवन आधार पर खोलने के साथ मेट्रो भी 50% यात्रियों के साथ शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरान दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जाम लगने की खबरें सामने आई। इस दौरान बाजार और मॉल्स ऑड इवन आधार पर खोलने के साथ मेट्रो भी 50% यात्रियों के साथ शुरू हो गई। लेकिन जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो नजर आई है, जबकि ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पिछले 24 घंटे में 381 नए केस सामने आए, तो वहीं संक्रमण दर घटकर 0.5% है और यही वजह है कि अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सभी एहतियात बरतें, मसलन मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें।
इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। दिल्ली में बाजार और मॉल्स ऑड इवन आधार पर खुले हैं और मेट्रो का संचालन 50% यात्रियों के साथ शुरू कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ड्रोक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई है, जबकि इसमें पहले ये दवाएं जमकर दी जा रही थी। कोरोना मरीजों को ये दवाएं दी जा रही थी। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आते हैं या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाएं लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हैं उन्हें जारी रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को टेली कंसल्टेशन लेना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नई गाइडलाइन के तहत एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही सभी दवाओं को लिस्ट से हटा दिया है और गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे संक्रमित को दूसरे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 27 मई को गाइडलाइन जारी की गई थी। और हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई है। अर्थव्यवस्था और रोजगार को पटरी पर लाने के लिए मंशा से सरकार ने कई अहम ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला लिया है। फरीदाबाद में अब दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी दुकान खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से ऑड इवन आधार पर खुलेंगी। एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे और रेस्टोरेंट, बार, मॉल में मौजूद होटल व बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रखा गया है, शाम को 6 बजे तक, और होटल वालों को 9 से लेकर 8 बजे तक, और मॉल्स वालों को 9 से लेकर 8 बजे तक। इसमें हमारा व्यापारी संतुष्ट है। वो इसलिए नहीं कि टाइम कम है, वो कहते हैं कि अगर एकदम खोल दे सरकार तो एकदम खोलने से कोरोना फिर बढ़ जाएगा। वो दुकानें फिर पूरा महीना डेढ़ बंद रहने से बजाय ये अच्छा है कि 2-2 घंटे का टाइम बढ़ा रही है सरकार, उसमें हम बड़ा संतुष्ट हैं। देखो हमारा व्यापारी जो है हर दुकान के ऊपर मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइज करके दे रहे हैं, बिना सैनिटाइज के ग्राहक को अंदर नहीं आने दे रहे। वो सेटिस्फाई है और दुकानदार भी सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट टाइम बढ़ने से ये है कि अब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। जो पहले जो लिमिटेड टाइम था उससे क्या था, एकदम रश आता था शोरूम पे, तो अब ये है कि एटलीस्ट टाइम की वजह से वो थोड़े गैप पे आएंगे। लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर क्योंकि वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो कस्टमर तो आ रहा है, लेकिन अभी कई कस्टमर्स को टाइम की फाउंडेशन थी तो वो एकदम से आते थे। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो ये गैप आ गया है टाइम का, इससे थोड़ी सी जो है सेटिस्फेक्शन मिली है। बट एटलीस्ट जो ये ऑड इवन है ये भी कम कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और टाइम एग्जैक्ट आप 6 बजे भी रखी गवर्नमेंट, तो ये सफिशेंट है। कोरोना को लेके इस बार अब की बार अगर आप देखेंगे तो सारे खुद ही जागरूक थे, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो हम दुकानदार हो, सारे ही खुद जागरूक हैं। वो इसलिए कि बहुत करीब से लोगों ने अब की बार जो है कोरोना का इफेक्ट असर देखा है। तो खबर की और फरीदाबाद में लॉकडाउन के दूसरे चरण में डीएमआरसी में द्वारा मेट्रो सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही, लेकिन इसके बावजूद कोरोना को लेकर तमाम शिकायतों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी मुस्तैद रहे और मेट्रो में प्रवेश करने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश दिया जा रहा है। मेट्रो सेवा फिर से बहाल करने पर लोगों में खुशी देखने को मिली। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों और व्यापारी वर्ग काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि फरीदाबाद में मेट्रो से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। मेट्रो सेवा दोबारा शुरू होने से व्यापारी में खुशी देखने को मिली और मेट्रो में सफर करने आए व्यापारी ने बताया कि व्यापारियों को मेट्रो बंद होने के चलते काफी परेशानी हो रही थी। काफ़ी अच्छा अपना जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है और उन्हें काफ़ी रिलैक्स है पहले से। थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, हो जाएगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। बेसिकली एक तो कंफर्ट जोन में रहता है उसमें, ठीक है ना, कि
ट्रैवलिंग से अपना बाइक से करते तो रिस्क रहता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है उससे आने में भी, उससे टाइम बचता है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा राहत की सांस ली है इस बार हमने, जो है दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो मेट्रो बेसिकली कर रहे हैं सारे लोग, बेसिकली अभी सीट जो हैं उसमें तो 1 बाय 1 बैठ रहे हैं, लेकिन लोग खड़े भी हो रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है कि मतलब जो लोग एक्स्ट्रा हैं वो बाहर निकल जाएँ, कुछ लोग निकलते हैं कुछ लोग नहीं निकलते हैं, तो अभी थोड़ा सा इसमें है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने में। जैसे डी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा बंद हुई तो बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम हम लोगों की ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो शॉर्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा बंद नहीं होनी चाहिए, गाइडलाइन सबको फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो गवर्नमेंट बता रही है वैसे करना ही चाहिए सब। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा बेसिकली जो मास्क पहनना ये सिर्फ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के लिए ना करें, ये अपने लिए करें, क्योंकि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो सब सेफ़ रहेंगे। क्योंकि अगर मुझे मान लो अगर हो जाता है तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उन सबको रिस्क है। तो इसलिए ये ना करें कि गवर्नमेंट कह रही है इसलिए करें, क्योंकि हमको ज़रूरत है, हमको बचना है, हमको सबकी सेफ्टी रखनी है, अपनी सेफ्टी रखनी है, इसलिए करें, क्योंकि हमारे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ चल। खबर की और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में कुछ साल पहले समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, लेकिन जब से वार्ड नंबर 38 की पार्षद उमा सैनी बनी है और वार्ड का कार्यभार बुद्धा सैनी ने संभाला है, तब से वो जनता की सभी समस्याओं को धीरे धीरे हल करने में लगे हैं, ताकि वार्ड की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जिसके कुछ वक्त पहले इसी के चलते उन्होंने कुछ वक्त पहले ही आरएमसी सड़कें बनवाने का भी काम किया, और अब लोगों को पानी की किल्लत ना हो इसके लिए ट्यूबवेल लगवाने का काम भी उन्होंने किया है। जब कोई नेता खुद को नेता न समझकर अपने आप को जनता का सेवक समझता है, तब वो अपने इलाके का विकास करा पाता है। जनता के दिलों पर राज करने के लिए पहले जनता की परेशानियों को समझकर उनका हल करना पड़ता है। ऐसा ही बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बुद्धा सैनी जब से जनता की सेवा की उन्होंने ठानी है, तब से वो हर संभव कोशिश करने में लगे हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और उनकी समस्याओं का हल करने में वो हर वक्त लगे रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां वार्ड नंबर 38 के लोग काफी वक्त से पानी की किल्लत से परेशान हैं। बुद्धा सैनी के प्रयासों से 3,50,000 की लागत से लगने वाले ट्यूबवेल के कार्य का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में करीब 3,50,000 की लागत से लगने वाले ट्यूबवेल के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के हाथ से उन्होंने नारियल तुड़वाकर ट्यूबवेल के कार्य का शुभारंभ कराया। अन्य लोगों ने सरस्वती स्कूल वाली गली में ट्यूबवेल लगाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का आभार प्रकट किया। इस मौके पर बीजेपी नेता टिप्पचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री हर समय बल्लभगढ़ के लोगों के विकास की चिंता में रहते हैं, और आगे भी ये विकास कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। इस ट्यूबवेल से करीब 4 गलियों के लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर पार्षद पति बुद्धा सैनी ने मंत्री और उनके बहुत बड़ी भाई का समस्या थी आभार वार्ड प्रकट नंबर किया। 38 में सरस्वती स्कूल के अंदर, ये स्कूल वाली गली, पानी की समस्या जो थी, करीब 3.5 लाख रुपए का एक नया ट्यूबवेल लगाया जा रहा है। जी पानी की समस्या से पहले बहुत दिनों से जूझ रहे थे, अब आखिर में अब लगवाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि पहले ट्यूबवेल काफ़ी लगवाए हैं जी, और जब कहीं पाइप की लाइन आ रही है, कहीं ट्यूबवेल की लाइन आ रही है, कोई तो टाइम आता है ना जी, सब काम में टाइम तो लग जाता है। हाँ, 2 सरकार के बाद तीसरी सरकार में 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगा लगता है। बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, पब्लिक की डिमांड पे मंत्री जी का बहुत धन्यवाद। जो काम की कह दे वही तैयार कर देते हैं, मना तो करते ही नहीं है। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद। पब्लिक ने जो डिमांड करी मंत्री जी ने हमेशा पूरी करी। कौन सा वार्ड है और कौन सा? वार्ड नंबर 38 सरस्वती स्कूल के दोनों गली लगती है, सरस्वती स्कूल और नवज्योति स्कूल के पीछे वाली गली। लगभग कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा यहाँ आसपास रहने वाले? ये 8-7 गली है, इनको सारा बढ़िया पानी मिलेगा। और वहाँ महावीर कॉलोनी में भी एक ट्यूबवेल मंत्री जी ने भी ताज़ा लगवाया, उसका बहुत ही अच्छा मीठा पानी आया। और क्या क्या कर रहे हैं? तकरीबन मंत्री जी ने सारे ही करवा दें, मंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत काम कराए। इतने काम तो किसी ने आज तक करवाए ही नहीं। और तकरीबन 1-2 मेन गली आरएमसी की रह रही हैं, वो भी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मंत्री जी मना करते ही नहीं। अब लॉकडाउन खुल जाए, अभी बन जाएंगे। देश में एक
समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमतें दे रहे थे, तो वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरवा रहे थे। मगर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज़्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा व उड़ीसा के राउरकेला व अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और प्रत्येक टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब खड़े खड़े लीकेज भी होने लगी है। कोरोना संक्रमण का जैसे जैसे ग्राफ कम होने लगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मांग भी कम होने लगी और इसकी ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है, जिसके चलते ये टैंकर खाली भी नहीं हो रहे हैं और कई दिनों से एक जगह रहने के कारण टैंकर व हेल्पर भी परेशान हैं। टैंकर चालकों ने बताया कि हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां देनी है। इसके अलावा हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा। आलम यह है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए 9 से 10 दिन हो चुके हैं और कई बार उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। 2 दर्जन से करीब होंगे, तो किस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है? इनका दोनों टाइम खाना अपना टाइम से टाइम दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है हमारा इनके पास बिल्कुल। तो कब तक के लिए मैसेज है, कब तक इनकी व्यवस्था चलती रहेगी? देखो ये आदेश तो अफसर बताएंगे जी। कहाँ पहुँचाने हैं ऑक्सीजन? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं मिला है। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, खाने पीने रहने की? नहीं, व्यवस्था सारी सही है, खाने पीने की भी, रहने सहने की सभी व्यवस्था ठीक है। तो कोई डिमांड है जिससे आप कहना चाहें सरकार के लिए या किसी के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पहुँचाने हैं पहुँचा दें? नहीं, डिमांड क्या है, डिमांड तो अधिकारियों के ऊपर है। अधिकारी जहाँ बोलेंगे, प्रशासन जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे, सरकार की इच्छा होगी वहाँ पहुँचाएंगे। आप लगातार लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं, तो ये है ना कि आप एक ही जगह बिना कोई वजह के खड़े हैं, ना कोई बस सुबह उठना शाम को सोना, यही सब चल रहा है? नहीं, वो ऐसा है नहीं, जैसे सरकार की व्यवस्था पीछे खराब हुई थी ऑक्सीजन के मामले में, तो उसको सरकार देख रही है कि तीसरा जो आने वाला है उसके इंतजार में उसने मतलब जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन खड़ी कर रखी है, इसी चक्कर में। हाँ, तो जब तक कोई आदेश नहीं मिलेगा आप यहीं? नहीं, हम नहीं जा सकते। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा एक बार। राकेश दुबे। कहाँ से पहुँचे सर आप? हम आए हैं अजीरा से। अजीरा, गुजरात के अजीरा से? कब पहुँचे थे आप? आज मेरे को हो गया 4 दिन। 4 दिन से। तो कितने टैंकर लेके पहुँचे थे आप यहाँ पे? एक ही आया था मेरे साथ। तो 4 दिन से किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था ठीक चल रही है, खाना पीना मिल रहा है, नहाने को मिल रहा है, सब ठीक है। तो क्या बात हो पाई है आपकी किसी? बात अभी कुछ नहीं हुई है, बात ये हुई प्रशासन बात बताएगा तो हमें जहाँ भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपके जो बड़े ऊपर अधिकारी हैं उनसे जो कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके इन टैंकरों को, तो उनसे कोई बात? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 में 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबाई की जर्जर सड़क के नवीनीकरण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला सहित पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हुड्डा सेक्टर 2 और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र की जर्जर सड़क को दुरुस्त किया जाए। सड़कों पर ये निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये कार्य पूरा होने पर स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। कोविड-19 की वजह से विकास की गति भले ही धीमी हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए विकास के कार्यों को दोबारा से गति प्रदान की जाएगी। हरियाणा प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मुंबई दादर रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत पलवल जिले में की गई भूमि अधिग्रहण मामले में दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार करने वाला और विकास कार्यों के दौरान कोताही बरतने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सेक्टर 2 जो हुड्डा का हाउसिंग बोर्ड का सेक्टर है, उसकी सड़कें जर्जर हालत में थी और यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए, मजबूत किया जाए। तो आज इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, इनको नई बनाने के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी और हमारी पार्टी के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर साथ हैं। तो ये लगभग 11.5 किलोमीटर सड़कें हैं जो 2 करोड़ 78 लाख की लागत से बनकर तैयार होंगी और मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनेंगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
पूरे देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास तेज़ी के साथ हो रहा है। कुछ समय कोरोना के कारण कामों में ठहराव आया, रुकाव आया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की महामारी कम हो रही है वैसे वैसे विकास के काम फिर गति के साथ शुरू किए जा रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं प्रदेश के तमाम लोगों को और हर हिस्से के लोगों को हरियाणा में विकास के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कार्य कब से शुरू हो जाएगा ये? देखिए आज से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया ये। मंत्री जी 10 दिन बाद मानसून शुरू होने वाली है, तो ऐसे में क्या रिपेयर वर्क या जो निर्माण कार्य है? देखिए ऐसा है, मानसून लगातार चलता नहीं है, बीच में जिस दिन बारिश होगी उस दिन रुक जाएगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन काम। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने करीब 6.5 करोड़ रुपए से सती माता के तालाब के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया और करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे गोड़होता चौक से बाबू जगजीवन राम चौक तक बनने वाली RMC सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय विश्राम गृह होडल में लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। विधायक जगदीश नायर ने रविवार को होडल में करीब 10 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐतिहासिक स्थानों को भव्य रूप देने का कार्य कर रही है। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के लिए CM हरियाणा मनोहर लाल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दे रहे हैं। इसके लिए वो हरियाणा के CM व फरीदाबाद लोकसभा सांसद का धन्यवाद करते हैं। वो माता सती सरोवर का उद्घाटन, ये 10 करोड़ रुपए से होने वाले काम, ये एक शहर के अंदर एक नया विकास का एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे और लोगों के लिए अच्छी सहूलियत देंगे, जिसमें पार्क भी अच्छा बना है, ग्रीनरी अच्छी होगी, एक तालाब में सुंदर तालाब बनेगा और बन गया, उसमें पानी छोड़ेंगे और अच्छा लोगों के लिए एक सहूलियत देने का काम करेंगे। जो रोड्स बनाए जा रहा है वो भी बहुत अच्छा सीमेंटेड रोड होगा और दोनों तरफ नालियों का एक शहर के लिए एक सुंदर नालियाँ बना के शहर को बहुत सुंदर बनाने के लिए लाइटिंग वाइटिंग का सबका इंतजाम किया जाएगा। इसलिए मैं आज इस माध्यम से, यहाँ के माध्यम से माननीय कृष्णपाल गुर्जर साहब का, माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब का और होडल की तमाम जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, नगर परिषद का। और हम जो बात करेंगे पलवल की, अक्सर विवादों में रहने वाले हथीन से SMO रह चुके डॉक्टर मनीष गर्ग द्वारा अपनी ही पत्नी पर जान से मारने की नीयत से पत्थर से हमला किया गया व हथियार दिखाकर व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी गई। डॉक्टर द्वारा पत्थरबाजी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर व उसके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंप थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि न्यू कॉलोनी निवासी चारू गर्ग ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति डॉक्टर मनीष गर्ग लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जिसको लेकर पीड़िता अपने पति बच्चों के साथ अलग रहती है। गत 5 जून को दोपहर 2 बजे डॉक्टर मनीष गर्ग अपने नौकर गौरव और कुछ अन्य साथियों के साथ घर पर आया और पत्थरबाजी करने लगा। गौरव भी डंडा लेकर मारने के लिए उसके पीछे भागा। पीड़िता व बच्चों ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, डॉक्टर मनीष गर्ग ने पीड़िता के व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो भेजी है जिसमें वो हथियार दिखाकर कह रहा है कि मैंने तुझे मरवाने की सुपारी दे दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष गर्ग का विवादों से पुराना नाता है। मनीष गर्ग के खिलाफ उसकी पत्नी चारू गर्ग ने शिकायत दी थी कि इसके साथ मारपीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पथराव कर रहे हैं, घर पर पथराव कर रहे हैं, उनको ऊपर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और अब नया मामला दर्ज करके इसकी जाँच की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।